नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के बारे में। यानी कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग के अंदर वो हमें पता है क्यों होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। दो फॉर्म होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोलेंगे, क्योंकि ये उसकी इलास्टिसिटी के कारण होती है। अब देखिए, आपने स्प्रिंग जो है कई तरह के देखे होंगे। हम बात कर लेते हैं दो स्प्रिंग की। एक इस तरह की शेप का है, इसको हम हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं, और दूसरा इस तरह की शेप का होता है जिसको हम स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग ये आपने जरूर देखे होंगे, टॉयज में देखे होंगे या अलग चीजों में आपने देखे होंगे। इस तरह के जो स्प्रिंग हैं ज्यादातर यूज होते हैं। अब देखिए, जो स्प्रिंग है यूजुअली हम जो लेते हैं कैलकुलेशन के लिए उनको मासलेस लेते हैं। यानी कि कोई भी स्प्रिंग ले लें तो हम उनका मास जो है कंसीडर नहीं करते, या कहें कि हम मानते हैं कि इनका कोई मास है ही नहीं। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि जो रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स होती है वो सेम हो। रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई भी स्प्रिंग है आपके पास। इस तरह से मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और आप इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको खींचना पड़ेगा दोनों तरफ से। यानी कि आपको इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है आपने लगाई है दोनों तरफ, तो तभी ये स्ट्रेच होगा। या फिर अगर आप इसको कंप्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से दबाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से इसको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है, अगर आप कंप्रेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं स्प्रिंग के अंदर, या एक्सटेंशन यानी कि इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है आपको लगानी पड़ेंगी। जैसे कि हमने एक्सटेंशन के लिए ये देखा, ये ई लिख देते हैं, एक्सटेंशन के लिए है, और कंप्रेशन के लिए हमने ये फोर्स देखी। दोनों इक्वल अपोजिट है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और बराबर है इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है जो इस स्प्रिंग के अंदर आएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, चलिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास इस तरह से स्प्रिंग जो है इस स्थिति में था, इस पोजीशन पे था। आपने इसके ऊपर जो है फोर्स लगाई इसको खींचने के लिए, तो ये जो है इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाई और ये जो है स्ट्रेच हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन थी इसकी, और स्ट्रेच होने के बाद ये इस तरह का हो गया। तो अब जो आपने फोर्स लगाई थी, अब इसके अंदर जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है आ जाएगी स्प्रिंग के अंदर। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? जो आप ये फोर्स लगा रहे हैं, या कहीं कि इसको आपने स्ट्रेच किया है, इसकी बिल्कुल उल्टी फोर्स, यानी कि इसको जो है अपनी इसी पोजीशन में वो लाने की कोशिश करेगी। उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, कि अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना, जिस पोजीशन में था वो। अगर आप इसको खींचते हैं तो ये जो है अपनी पोजीशन में जो है कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। अगर आप इसको कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी पोजीशन के लिए एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन को वो गेन करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो आपने डिफिनेट अमाउंट ऑफ जो वर्क डन अगर आप इस पे करते हैं तो तभी ये स्ट्रेच होगा। यानी कि आपको वर्क इस पे करना पड़ेगा तभी तो एक्सटेंड होगा, या कंप्रेस करना है तब भी वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो ये वर्क डन होगा इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। अब ये देखिए, ये ओरिजिनल पोजीशन में अपने जाने की कोशिश करेगा। अब जो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई, आपने इसको खींच दिया और स्ट्रेच हो गया। अब इसके अंदर जो कुछ एनर्जी आ गई है, क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया है। जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। अब जो ये एनर्जी होगी, ये होगी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये आप समझ गए होंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है स्प्रिंग के अंदर। तो ये होगी। अब इसको देख लेते हैं। अब जो हमारी एनर्जी एसोसिएट होती है स्टेट ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन से, वो होती है इलास्टिक स्प्रिंग की। जो हमारी कंप्रेशन कर लें चाहे एक्सपेंशन कर लें, तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। जो हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं या फिर एक्सपेंशन या आप इसको कंप्रेस करते हैं, तो ये जो है इसके अंदर एनर्जी जो जुड़ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग हम उसको बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब इसी को कैलकुलेट करने के लिए, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए एक स्प्रिंग है और आपने उसको जो है एक तरफ से फिक्स कर रखा है। आपने क्या किया?
एक तरफ से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया एक एंड को, और दूसरे एंड पे आपने एक मास को अप्लाई कर दिया। तो ये जो है मान लीजिए जो इस बॉडी का मास है वो m है, तो इस बॉडी का मास m है, और जो ये सरफेस आपने लिया है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है, ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस आपने लिया है। अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये O है, और अभी जो है जिस पोजीशन पे है मान लीजिए ये A पोजीशन पे है। अब जो ये A पोजीशन है बॉडी की, जब ये कौन सी पोजीशन है, जब जो स्प्रिंग है अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि हमने जो है अनस्ट्रेच्ड अभी इसको रखा है, अभी इसको खींचा नहीं है, तो वो वाला है। अब देखिए जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए आपने इसको खींचा, तो मान लीजिए ये जो बॉडी है ये यहाँ आ गई, ये अपनी पोजीशन से यहाँ आ गई। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये B है, ये पॉइंट B पर आ गई जब आपने इसको खींचा, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो ये पॉइंट ये A से B की तरफ आ गई बॉडी। अब ये क्या है, ये B से A की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक एनर्जी आ चुकी है, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश करेगी, यानी कि B से A की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी। इस एनर्जी को या इस फोर्स को, एक फोर्स एक्ट करेगी जो इसको वापस खींचेगी, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोर करने वाली फोर्स, यानी कि इसकी पोजीशन को वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, या उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो जो फोर्स होगी जो कि प्रयत्न करेगी इसको स्प्रिंग को वापस लाने का इसकी ओरिजिनल पोजीशन में या कहीं की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स उसको बोला जाता है। ये समझ गए होंगे आप। जब आपने खींचा फोर्स से तो ये A से B पर आ गया, B पे जो है एक उल्टी फोर्स एक्ट करेगी जो इसको ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे या फिर स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं एक ग्राफ की। अब मान लीजिए जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हम उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ अभी समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज का है। अब मान लीजिए जो है आपने क्या किया, बॉडी को स्ट्रेच किया और या फिर आपने खींचा या उसको कंप्रेस किया, जैसे स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो हुक्स लॉ को ओबे करता है स्प्रिंग के लिए। यानी कि इस केस में आप क्या कह सकते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता है क्या है, जो उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारी होती है स्ट्रेच की। आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख सकते हैं स्ट्रेच के या फिर कंप्रेशन के, कुछ भी, या एक्सटेंशन या कंप्रेशन लिख लीजिए। तो स्ट्रेच या फिर जो कंप्रेशन है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। इसका क्या मतलब है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस साइन से, और F है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी X के। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर आप यहां से हटाते हैं तो जो F है यानी कि जो माइनस F है इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू KX। अब ये जो K है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग होता है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया गया है, ये हमारा बनाया गया है जो हमारी फोर्स है, यानी कि जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो हमारा स्ट्रेच है, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको F से डिनोट हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे ये स्ट्रेच है, X से हमने डिनोट किया कि एक्सटेंशन जो इसके अंदर आएगी, या स्ट्रेच या कंप्रेशन कुछ भी ले लीजिए, X की वैल्यू आप। तो अब देखिए जो वेरिएशन होगी रिस्टोरिंग फोर्स की, यानी कि जो माइनस F जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है, जो वेरिएशन होगी इसके अंदर जब आप स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं किसी भी स्प्रिंग को, तो वो क्या होगी, जितनी आप जो है फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब देखिए कोई स्प्रिंग है, स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे है, आप इसको खींचते हैं और ये जो है इस पोजीशन पे आ जाता है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी रहेगी, जितना आपने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचाया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यही दिखाया गया है कि जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतनी ही ज्यादा, यानी कि स्ट्रेच आप स्ट्रेच के कोरस्पोंडिंग लिया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है स्ट्रेच, कि जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा जो है रिस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी कि ओबे करती है हुक्स लॉ को। स्मॉल स्ट्रेच के लिए बात की है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल स्ट्रेच के लिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा खींच देंगे। तो ये है स्मॉल स्ट्रेच के लिए या स्मॉल कंप्रेशन के लिए, हल्के से स्ट्रेच या कंप्रेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है जो रिस्टोरिंग फोर्स है उतनी ही ज्यादा होगी जितना स्ट्रेच होगा, और जितना कम स्ट्रेच होगा उतनी कम रिस्टोरिंग फोर्स होगी, इससे आप ये समझ सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, अगर आप k की वैल्यू निकालें, यहाँ से जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जो k है, अगर इसकी वैल्यू आप निकालें तो ये क्या आ जाती है, यहाँ पे ये आ जाता है हमारा -f/x, यही आ जाएगी k की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, या कहें कि जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, वो किसके इक्वल टू है, किसके स्लोप के इक्वल टू है, फोर्स के स्लोप के इक्वल टू है। और जो है अगर आप जो है इसका कर्व देखें, ये जो कर्व देखें तो ये किस तरह का होगा, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, वो हमारा इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस स्ट्रेच कर्व, स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस स्ट्रेच कर्व के इक्वल होगा, यानी कि -f/x के इक्वल होगा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, फोर्स की यूनिट क्या होती है। अब फोर्स की यूनिट हमारी होती है mlt-2, और x यानी कि स्ट्रेच, इसको हम लेंथ में लेंगे तो l में लेंगे, तो l कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा mt-2, यानी कि जो इसकी यूनिट रहेगी mt-2 रहेगी। तो ये जो है इसका डायमेंशंस आ जाएगा, ये डायमेंशंस आ जाएगी। यूनिट क्या रहेंगी, यूनिट रहेंगी फोर्स की क्या होती है, फोर्स की हमारी यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर जो है इसकी यूनिट रहेगी। तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट, और डायमेंशन mt-2, ये इसकी डायमेंशन रहेंगी। अब देखिए, जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना ज्यादा हमारा k होगा स्प्रिंग का, उतना ही वो कम स्ट्रेच होगा। ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। यहाँ से देखिए k जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेच कम होगा, और या फिर कंप्रेशन कम होगा। अब इसी तरह से k जितना कम होगा उतना ही स्ट्रेच ज्यादा होगा। इसको आप कह सकते हैं, जो स्प्रिंग होगा अगर ग्रेटर फोर्स कांस्टेंट के साथ हो तो वो उतना ही स्टिफर होता है, यानी कि k जितना ज्यादा उतना स्टिफ स्प्रिंग, उसको एक्सटेंड करना या कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जितना स्मॉल ये होगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, उतना ही स्प्रिंग सॉफ्ट होता है, उसको इजीली आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में। अब इसी के लिए अगर हम एक और चीज ले लें यहाँ, कि x को अगर हम 1 पुट कर दें, यहाँ पे जो है x को अगर हम 1 पुट कर दें, x को अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो क्या आता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -f क्या आ जाएगा, क्योंकि x को तो आपने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे x को 1 पुट कर दिया, k किसके बराबर आ गया, -f के। यानी कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो फोर्स है, जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स हो जाता है। और ये कब होगा, अगर ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये x जो है यानी कि यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोड्यूस करता है, तब होगा। अब जो वैल्यू ऑफ k है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी जो है सर्च किया गया है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू बताया गया है कि जो स्टिफनेस होती है, या कहें कि सॉरी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जो इसकी लेंथ है और जो इसका रेडियस है, जो स्प्रिंग का रेडियस है, दोनों पे डिपेंड करता है। और तीसरा, इसका मटेरियल किस चीज का है, जो स्प्रिंग है इसका मटेरियल किस चीज का है, तो इन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। और ये अगर हम लेंथ के साथ इसका कंपैरिजन करें स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही कम स्टिफ स्प्रिंग होगा, उतना ही सॉफ्ट होगा। लेकिन जितनी कम लेंथ होगी स्प्रिंग की, जितना छोटा स्प्रिंग होगा उतना ही ज्यादा जो है वो स्टिफ होगा, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है उसका ज्यादा है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा हो गया अगर लेंथ जो है कम हो गई। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब जो नेगेटिव साइन है ये तो हमने देख लिया, ये क्यों है, क्योंकि ये जो है वापस आने की कोशिश करता है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये यूज किया गया है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे ये ग्राफ जो है। तो अब बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, कि मान लीजिए अगर हम लेंथ ऑफ स्प्रिंग और k के बीच में जो हमने ये रिलेशन निकाली है, इसके बीच में ग्राफ देखते हैं तो वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने दिखाया है ये है हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है हमने दिखाई है लेंथ। अब देखिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेंथ यहाँ सबसे जो कम है, कम हो जाएगी लेंथ यहाँ पे, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहेगी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो भी जो है यहाँ पे कम होता रहेगा। तो वही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली गई स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता गया। तो ये ग्राफ जो है ये दिखाता है। तो इन दोनों के लिए भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी बॉडी है कि ये स्प्रिंग है और यहाँ पे आपने एक मास लगा रखा है, और ये जो है इस पोजीशन से यहाँ पे आ जाती है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाती है। ये पॉइंट क्या था A, ये पॉइंट क्या है B,
और ये क्या है हमारा ओ यानी कि ओरिजिन था। तो ए से ये बी पर आ जाती है। अब मान लीजिए आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया, मान लीजिए dx आपने इसको डिस्प्लेस किया है अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है अगेंस्ट उसके आप इसको लेके आए हैं। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा dw वो किसके बराबर होगा, तो dw जो है वो हमारा बराबर होगा -f dx के, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है आपने अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स काम किया है तो इसके बराबर होगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, -f की जगह क्या लिख सकते हैं, -f आपके kx के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं kx dx के बराबर होगा। ये जो वर्क डन है ये आप समझ गए होंगे कि dw हमारा अगेंस्ट द हमने रिस्टोरिंग फोर्स काम किया तो -f dx के बराबर हुआ, और dw क्या है, f क्या है -f kx के बराबर रख दिया kx dx। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, यानी कि कोई भी मान लीजिए ये जो है आगे तक गया है, x तक गया है, कोई भी डिस्टेंस है, ये तो हमने मान लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आप इसका कर देंगे। अब जो वर्क डन है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 0 से कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए x है वहां तक, और ये किसके बराबर है हमारा, ये बराबर है kx dx के, यही आया था हमारा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x²/2 आ जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से x है। अब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा kx²/2, ये पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया हाफ kx², यही आ गया हाफ kx², यानी कि ये वैल्यू आ गई वर्क डन की। ये जो हाफ kx² है ये क्या है, ये कौन सा वर्क डन है, जो कि स्टोर हुआ है हमारा किसी भी स्प्रिंग के अंदर, यानी कि ये क्या है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है स्प्रिंग के अंदर जब वो पॉइंट बी पर गया, यानी कि पॉइंट ए पर था तो यहां था, ये पॉइंट ए था, और जब ये पॉइंट बी पर गया तो इसके अंदर जो है ये स्टोर हो चुकी है इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से वर्क डन इसमें स्टोर हो चुका है क्योंकि आपने इसके ऊपर काम किया है, तो इतना स्टोर हो गया है। अब जो वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम देखें x के साथ, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जो वेरिएशन है, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं स्प्रिंग की एट पॉइंट बी तो वो क्या होगी, तो ये ग्राफ हम देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये हमारा इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। अब ये क्यों बना है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है, यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी स्टोर हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी वो वर्क डन के बराबर है, कितना वर्क डन आया था हाफ kx², यही आया था, तो इसके बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे आप ले लीजिए जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपने ले ली, और इस तरफ आप मान लीजिए कि जो x है वो आपने ले लिया, ये जो x तक गया आगे, ये x तक गया। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर आप x के थ्रू देखें तो यहाँ पे इसका अंडर रूट आ जाता है, इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो अंडर रूट का क्या मतलब है, इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, इस तरह का, और ये अगर इस तरफ आप नेगेटिव की तरफ बनाते हैं तो मान लीजिए ये x डैश है, इसको अलग अलग लिखते हैं, ये x डैश है, ये x है, ये पॉजिटिव की तरफ इस तरह से चलेगा और इस तरफ से इस तरह आएगा, तो इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है x जो है अंडर रूट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि अंडर रूट में किस तरह से ग्राफ चलता है, ये कर्व जो है इस तरह से बनता है अगर हम अंडर रूट में निकालते हैं, तो इस तरह से निकलेगा। अब एक और ग्राफ ले लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हम इसके थ्रू भी क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकली भी जो है हम वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं x के साथ, डिस्टेंस के साथ। अब इसको देखते हैं। अब ये जो ग्राफ है हमने बनाया है, तो यहाँ पे ये जो हमने लिया है, ये तो लिया है x, और इस तरफ क्या लिया है, इस तरफ हमने ली है फोर्स, तो इस तरफ फोर्स ले ली। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी बॉडी है जो जब वो स्ट्रेच हुई, जब मान लीजिए स्ट्रेच हुई तो वो इतनी यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पर वो आ गई। स्टार्टिंग में क्या थी, 0 उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी, लेकिन जैसे उसको स्ट्रेच किया तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ गई और उसके अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब इसको आप नाम दे लीजिए, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये O है, अब मान लीजिए इसको P दे दीजिए, इसको Q नाम दे दीजिए, तो OPQ आपने नाम दे लिया। अब जो ट्रायंगल है आपकी OPQ, ये जो ट्रायंगल है OPQ,
ट्रायंगल ओपीक्यू में। अगर हम इसके जो है ये, अब ये क्या है, ये वही तो है कि हमने वर्क किया कि स्प्रिंग के ऊपर, तो ये यहां से यहां तक स्ट्रेच हुआ जो x है, और यहाँ पे इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, यानी कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आपने इस पे वर्क किया। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया है वो उसी के बराबर होगा, यानी कि जो एरिया है इसका वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसी के बराबर होगा। अगर हम ये एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया निकाल लें सारा, तो इसका ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया क्या होगा, एरिया हमारा होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही होगा, यही ट्रायंगल का एरिया होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस क्या है, अब मान लीजिए यहां से यहां तक आप x ले लेते हैं, यहां से यहां तक x ले लिया आपने, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये है हमारा f, तो हाफ इंटू बेस क्या है x है, और हाइट क्या है f है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की ये f है, तो ये आ गया। लेकिन जो f है हमारा वो किसके बराबर होता है, f हमारा होता है kx के बराबर, f हमारा kx के बराबर है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, तो हाफ जो है x इंटू एफ की जगह आपने kx पुट कर दिया, तो ये आपने kx पुट कर दिया, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, यही आ गया हाफ के एक्स का स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पॉइंट है आपने कुछ भी पॉइंट लिया है यहाँ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि ग्राफिकली भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि आप इस तरह से ट्रायंगल जो ला है वो इसके अंदर लगाएं, ट्रायंगुलर फॉर्म में इसका एरिया निकाल लें, और इससे भी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो आ जाएगी। आपने स्ट्रेच किया, उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर गिराया और इसका एरिया निकाल दिया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी के समान ही है जो हमने पहले देखा था, ए से बी पर बॉडी गई थी तो उसी के बराबर है ये। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी स्प्रिंग की आप निकाल सकते हैं, उसका सीधा फॉर्मूला जो है इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमारी ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन स्प्रिंग के केस में यही जो है ये हमारा बन जाता है, m की जगह k आ जाएगा, v की जगह x आ जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस केस में, स्प्रिंग के केस में। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग थी ये। आगे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।